आज 5 टॉपिक्स हैं इस सेशन के, 5 चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला होगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या है? क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में? क्या क्या रोल प्ले करता है दोनों चीज़, मतलब क्या रोल प्ले करती हैं, क्या फंक्शनैलिटी हैंडल करते हैं वो दोनों ही? फिर फायरबेस क्या है? फायरबेस को हम अपनी एप्लीकेशन के लिए क्यों चूज़ करें? कोई और को क्यों नहीं चूज़ कर सकते? फायरबेस मतलब और को भी कर सकते हैं, बट फायरबेस क्यों बेहतर है इस सेशन के लिए? फिर 2 स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ फायरबेस जो हम यूज़ करेंगे आज के सेशन में, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है ऑथेंटिकेशन, फिर है डेटाबेस ऑपरेशंस। तो हम लोग फायरबेस देखेंगे क्या है और क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड देन फायरबेस को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन एंड डेटाबेस ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ये पहला पार्ट है सेशन का। एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाए, फिर हम लोग फायरबेस का सिंटैक्स और पूरा इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे बाय बिल्डिंग अ सिंपल टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो इसका पूरा हम लोग लाइव सेशन में बनाने वाले हैं एंड सारा सिंटैक्स फायरबेस का इसी के थ्रू सीखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इज बेसिकली द पार्ट यूजर्स डायरेक्टली इंटरैक्ट विद। जो भी तुम्हें दिखता है, कोई वेबसाइट खोलते हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कंटेंट्स, बटन्स, टेक्स्ट, ये जो जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम इंटरैक्ट कर रहे हो, वो इट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड। इट इज बिल्ट बेसिकली यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हाँ, अब ऐसी लाइब्रेरीज हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट लाइक रिएक्ट, एंगुलर, जो एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं ओवर दीज 3 थिंग्स। पर जब आप रिएक्ट भी यूज करके कोई फ्रंट एंड लिखते हैं, तो एंड में वो बिल्ड होके यही 3 चीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहना गलत नहीं है कि फ्रंट एंड इज बिल्ड यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फिर आते हैं बैक एंड पे। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देख के। तो समझ लो मैंने खोला विकिपीडिया। अब जो कुछ मुझे दिख रहा है, ये पूरी चीज फ्रंट एंड है। यहाँ पे ये सर्च बार है, यहाँ बटन है, मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका रंग लाइट हो जा रहा है। तो जो इंटरेक्शन है पूरा, ये है फ्रंट एंड जो मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं इसमें कुछ सर्च करूं, फॉर एग्जांपल फायरबेस, तो ये एक पेज खुल गया, एक आर्टिकल खुल गया, ये भी फ्रंट एंड है। पर जब मैंने सर्च किया तो क्या हुआ पूरा प्रोसेस, जब मैंने इस पे फायरबेस लिख करके सर्च किया, तो मेरे फ्रंट एंड में पहले विकिपीडिया का लैंडिंग पेज खुला हुआ था मेरे जो लैपटॉप पे। जब मैंने सर्च किया तो मैंने एक रिक्वेस्ट क्रिएट की टू द बैकएंड। ये हमारा बैकएंड है। उस रिक्वेस्ट में जो कुछ मैंने सर्च किया, इस केस में फायरबेस, वो गया उस रिक्वेस्ट में बैकएंड के पास। उसे कहते हैं क्वेरी। एक क्वेरी मैंने बैकएंड में गई, बैकएंड ने देखा कि किस राउट में, किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आई है, और उस हिसाब से जो एपीआईज लिखे गए हैं बैकएंड में, उन्होंने बताया बैक सर्वर को क्या करना है उस क्वेरी के साथ। समझ लो लॉगिन पे रिक्वेस्ट गई थी, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रिलेटेड विद लॉगिन एंड साइन अप। अगर स्लैश डिस्प्ले पे गई है, तो कुछ ऐसा है कि हमें वो दिखाने को कह रहा है। तो जो भी राउट्स हैं, जिस भी राउट पे रिक्वेस्ट आई है, उसका जो भी एपीआई लिखा हुआ है, वो सर्वर को बताता है कि क्या करना है रिक्वेस्ट के साथ। तो हमारे केस में हमने फायरबेस लिख करके विकिपीडिया के सर्वर को भेजा। उसने सर्च किया अपने डेटाबेस में कि क्या ऐसा कोई आर्टिकल विद द टाइटल फायरबेस, या फिर उसके कहीं भी टाइटल में फायरबेस हो, क्या ऐसा आर्टिकल एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो उसने अपने डेटाबेस में सर्च किया और उसको मिला कि हाँ, एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल जो स्टोर्ड है डेटाबेस में, वो रॉ डेटा के फॉर्म में स्टोर्ड है। वो इस तरह से नहीं स्टोर्ड है कि यहाँ पे ये एक क्या कहेंगे इसे, एक कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे ये लिस्ट है, ऐसे स्टोर्ड नहीं है। वो रॉ डेटा के फॉर्म में स्टोर्ड है जो भी आर्टिकल है। एक मिनट। तो वो जो रॉ डेटा है, वो सर्वर ने लिया डेटाबेस से और फिर उसको प्रोसेस किया बेस्ड ऑन द एपीआई। जो भी लॉजिक एपीआई में लिखा है, उस हिसाब से उसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जो मेरा ब्राउजर पढ़ सकता है।
विच इज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसने डेटा लिया, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया और वो भेज दिया एज अ रिस्पॉन्स। मेरे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स उसने भेजा एज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि मेरे ब्राउजर पे रेंडर हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस था, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। इसमें जो कुछ हमें दिख रहा था, जो लैंडिंग पेज था और जो फायरबेस का आर्टिकल था, वो था फ्रंट एंड। हम उसको देख सकते थे, उसको उससे इंटरैक्ट कर सकते थे। वो जितनी चीजें हमसे कंसर्न्ड है, यूजर से कंसर्न्ड है, वो फ्रंट एंड में थी। जो कुछ हमें नहीं दिखा, जो कुछ सर्वर साइड हुआ, जिसमें डेटाबेस इंटरैक्शन था, एपीआईज को देखना था, वो सब बैक एंड में आ गया। इस पे हमें दिखा नहीं, यूजर को दिखा नहीं कि क्या हुआ, बट कुछ हो गया। तो बैकएंड इज द सर्वर साइड ऑफ द वेबसाइट। इट इंश्योर्स एवरीथिंग ऑन द फ्रंट एंड वर्क्स प्रॉपरली। अब बैकएंड को हम खुद से भी लिख सकते हैं, कई सारी लैंग्वेजेस हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है जावा में लिखना। स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है, जिन लोगों को पाइथन आती है उनको पता होगा फ्लास्क या जैंगो के बारे में। C++ में, रस्ट में, नोड जेएस में, सब में लिख सकते हैं। एक और तरीका है विच इज यूजिंग फायरबेस। आज हम इसको देखने वाले हैं। तो आई गेस इतना क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं, कोई कोई किसी को कोई डाउट है? कुछ आवाज, हर चीज क्लियर है ना? इतने में अभी तक किसी को कोई डाउट? ओके, नाइस। अब आते हैं फायरबेस पे। सबसे पहले फायरबेस है क्या? फायरबेस जो है उसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं बैकएंड एज अ सर्विस। सो बेसिकली फायरबेस हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस में क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो हमें बैकएंड की फंक्शनैलिटी क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको एक टर्म है, बहुत सारे होते हैं, क्लाउड में भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, बहुत सारी चीज होती है। तो ये प्रोवाइड करता है बैकएंड एज अ सर्विस। हम लोग को कोई सर्वर नहीं लिखना पड़ता, सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ता, डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं होता, कुछ सब चीज फायरबेस देख लेता है। बहुत इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है इन सब चीजों का। तो इसलिए फायरबेस बहुत हेल्पफुल है। फिर क्यों यूज कर रहे हैं फायरबेस में, क्या क्या और चीजें प्रोवाइड करता है? रियल टाइम डेटाबेस। तो जो भी मेरा क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड इज बेसिकली मेरा ब्राउजर या फिर मेरा लैपटॉप, मैं क्लाइंट हूँ। तो जो कुछ मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ, वो क्लाइंट साइड है। और जो कुछ सर्वर में हो रहा है वो सर्वर साइड है। तो एक रियल टाइम सिंक्रोनस डेटाबेस प्रोवाइड करता है बिटवीन क्लाइंट, यानी कि मेरा लैपटॉप, एंड द सर्वर। फायरबेस प्रोवाइड करता है। फिर एक और फीचर प्रोवाइड करता है, बहुत कॉमन है, ऑथेंटिकेशन। अभी इसके बारे में हम लोग आगे फिर से बात करेंगे। तो अभी बस बेसिक बता दूं कि बहुत तरीके होते हैं ऑथेंटिकेशन के। फायरबेस ऑलमोस्ट हर तरीके का प्रोवाइड करता है। एंड इट इज बेसिकली साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट, ये जो फीचर होता है इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन, अकाउंट बनाना। तो फायरबेस के थ्रू हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर फायरबेस जो है वो बहुत स्केलेबल है। अब स्केलेबल को ऐसे समझो कि समझ लो तुमने कोई एप्लीकेशन लिखी और झटके से आज रात में तुमने डिप्लॉय की और आज ही रात में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी एक साथ। तो फायरबेस पे अगर तुमने लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड कर देगा तुम्हारे ऐप को, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सके। अब समझ लो सुबह ट्रैफिक कम हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऐप को स्केल डाउन कर देगा, कंप्यूटिंग पावर ले लेगा ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो ऑटोमेटिकली स्केल करता है विद योर एप्स यूजर बेस। बहुत स्केलेबल है। अगर फायरबेस ना यूज कर रहे होते, कोई जैसे नोड में लिख रहे होते, तो तब भी हम बना सकते हैं, बट वो हमें फिर खुद से बनाना पड़ता है यूजिंग डॉकर एंड क्यूबरनेटीज। तो वो एक अलग पूरा टॉपिक है, एंड दैट इज मतलब खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। एंड दिस इन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग फीचर, स्केलेबल होना। एंड लास्ट में बहुत इजी प्रोटोटाइपिंग प्रोवाइड करता है। बहुत इजीली और सिंपली, बिना ज्यादा कोड के हम एक पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मे कुछ मेन रीजंस थे फायरबेस है क्या और हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि वी आर पार्ट ऑफ द गूगल डेवलपर ग्रुप एंड फायरबेस इज अ गूगल टेक्नोलॉजी। तो अगेन मतलब ये अपने में काफी है दैट वी आर लर्निंग अबाउट इट। सो नेक्स्ट, अब फायरबेस में हम लोग दो चीजों को सीखेंगे आज।
फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन को अगर बहुत लेमैन टर्म्स में जानने की कोशिश करो तो जो कुछ फंक्शनैलिटी यूजर अकाउंट के क्रिएशन की होती है, लॉगिन की होती है, साइन अप करने की होती है, उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। समझ लो मैं गया ट्विटर पे और मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाला और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो अगेन एक रिक्वेस्ट गई ट्विटर के सर्वर्स पे और फिर उस सर्वर ने ऑथेंटिकेट किया कि ये जो क्रेडेंशियल्स इनपुट किए मैंने, क्या वो मेरे ही हैं, क्या वो सही में यूजर के हैं। तो जो ये जो प्रोसेस है कि ऑथेंटिकेट करना सही यूजर्स को, क्रेडिबल यूजर्स को, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। और जब मैं लॉगिन हो गया तो मैं अपने ट्वीट्स को, अपने पोस्ट्स को एक अलग लेवल ऑफ ऑथरशिप के हिसाब से एडिट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। तुम नहीं कर सकते मेरे ट्वीट्स को एडिट, बट आई कैन डू इट। दिस इज बिकॉज आई एम ऑथेंटिकेटेड टू डू इट। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। फायरबेस से बहुत सिंपली हो जाता है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर और सिस्टम। It ensures that the person or system attempting to access a resource is who they claim to be. अगर मैं कोई पोस्ट को एडिट कर रहा हूँ, सो वो मैं ही हूँ जिसने क्रिएट किया था वो पोस्ट, तभी मुझे एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये है ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे आज फायरबेस से, दैट इज CRUD ऑपरेशंस। डेटाबेस ऑपरेशंस है बेसिक ये। CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और यही 4 बेसिक फीचर्स होते हैं अगर कोई भी हम डेटा मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली यही 4 चीजें होती हैं जो हम करते हैं। या तो हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं, या तो हम जो क्रिएटेड डेटा है उनको रीड करते हैं, या हम किसी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करते हैं, या तो हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं। तो ये 4 बेसिक फंक्शनैलिटीज है जिसे CRUD कहते हैं एक साथ मिला के। एंड इसमें देखेंगे आज हम लोग यूजिंग दैट एप्लीकेशन जो हम लोग बाद में बनाएंगे। बस एक चीज़ है, हम लोग डिलीट को नहीं देखेंगे, दिस विल बी काइंड ऑफ अ होमवर्क। और ये 3 चीज़ देखेंगे और कोशिश, और अच्छा रहेगा अगर तुम लोग इस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट करोगे, पर आगे आते हैं उसकी बात बाद में करेंगे। सो यस, सो पहला सेक्शन जो था सेशन का, विच वॉज अबाउट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, क्या है वेब डेवलपमेंट, फायरबेस, क्या क्या सीखेंगे आज हम लोग, वो खत्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं टू बिल्ड अ टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन। एक अजम्पशन है मेरी कि तुम लोगों को थोड़ी नॉलेज है ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वैसे मैं हर चीज़ जो कुछ कोड करूँगा, जो कुछ रहेगा, उन सबको कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन कर लूँ। पर अगेन HTML एंड CSS इस सेशन के स्कोप से बाहर है। इट इज़ मेनली, इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट भी स्कोप से बाहर है। इट इज़ मेनली अबाउट फायरबेस, तो फोकस रहेगा ऑन द फायरबेस सिंटैक्स, बट अगेन इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो ओके, तो इतने में किसी कोई डाउट अभी तक? सही है, नाइस। ठीक है, तो एक हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसमें जो पूरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखी है। एंड इस डॉक्यूमेंट को आफ्टर दिस सेशन हम लोग शेयर कर देंगे। फ्लो कुछ इस तरह का रहेगा कि आई विल गो थ्रू एवरी सिंगल स्टेप और मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्लस उसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। एंड इट विल बी अमेजिंग कि अगर तुम लोग इस सेशन के बाद आज या कल में जब डॉक्यूमेंट तुम्हें प्रोवाइड करा दी जाएगी, इस चीज़ को खुद कोशिश करना इम्प्लीमेंट करने की। तो सारी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, बस तुमको एक बार रीड थ्रू करना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ये करोगे देन इट विल बी अमेजिंग। मतलब जो खुद से करने का लेवल होता है वो इनकम्पेरेबल है किसी चीज़ को देखने से। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, वी विल बी मेकिंग अ टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो बेसिक, दिस ऐप अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, व्यू एंड मैनेज देयर टू डू लिस्ट्स एफिशिएंटली। ठीक है, the main focus of the project is to demonstrate the use of Firebase for backend functionality। जैसे बताया था Firebase हेल्प करता है डेटाबेस और सर्वर और बैकएंड साइड में, तो प्रोजेक्ट से हम लोग यही ही डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे।
क्या क्या फीचर्स हैं? हम लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं इस ऐप में, मार्क कर सकते हैं टास्क अगर कंप्लीट हो गया तो, फिल्टर कर सकते हैं टास्क को। अगर 100 टास्क हैं तो जो टास्क जिस यूजर ने क्रिएट किया खाली उसको वही दिखे, फिल्टरिंग ऑफ टास्क। एंड देन यूजर ऑथेंटिकेशन, ये भी हम लोग करेंगे इसमें। ये सब जो है ये CRUD ऑपरेशंस है, एंड दिस इज द ऑथेंटिकेशन पार्ट जो हमने पढ़ा था अभी। टेक स्टैक, फ्रंट एंड मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट में लिखा है, HTML CSS में लिखा है, जावास्क्रिप्ट अभी ऐड नहीं किया, इतने में पूरा हो गया। एंड बैकएंड विल बी यूजिंग फायरबेस। फायरबेस में ऑथेंटिकेशन है और उसका डेटाबेस है, उसे कहते हैं फायरस्टोर, वो यूज करेंगे हम लोग। अब इस डॉक्यूमेंटेशन को कैसे यूज करना है? जो पूरा फ्रंट एंड है वो हम लोगों ने एक स्टार्टर कोड बना के इस लिंक में प्रोवाइड कर दिया है ड्राइव में। तुम लोग इसको खोल के डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ जाओगे, स्टार्टर कोड है, इसको डायरेक्टली यहाँ डाउनलोड कर लेना। .zip फाइल है, इसको अनजिप कर लेना और किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल लेना। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मेरे में देखो स्टार्टर कोड खुला हुआ है। कुछ इतना ही सा है, बस एक CSS का फोल्डर है, 2 HTML के और 2 JS के। इनफैक्ट JS के एम्प्टी भी है, तो कुछ कुछ नहीं लिखा है, बस HTML और CSS ऐड किया हुआ है और ये प्रोवाइडेड है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इसको अगर करते तो बहुत टाइम बीत जाता, इसलिए क्योंकि स्कोप से बाहर था तो इसको पहले कर दिया। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आके, पर अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में पहले स्टार्टर कोड तुम लोग डाउनलोड कर लेना, फिर इसमें मेंशन्ड है कैसे फायरबेस के प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कैसे ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड पूरा टास्क मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी है वो सब एक्सप्लेन्ड है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, विच इज सेटिंग अप फायरबेस। ओके, तो पहला स्टेप है हमें एक फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करना है। अगेन ये जो हम करने जा रहे हैं, दिस इन इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिकेशन। मतलब अगर मैं कोई ऐप क्रिएट करूंगा फायरबेस में, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, तो इवन दो तुम लोग अभी देखोगे मुझे क्रिएट करते हुए, बट यू कांट एक्सेस इट बिकॉज तुम लोग के पास यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो दिस इज वन एग्जाम्पल जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसी की एग्जाम्पल है। तो पहले फायरबेस का एक अकाउंट बनाते हैं, वेबसाइट की लिंक दी हुई है, ओपन कर लेना। एंड क्योंकि मेरे में मेरा अकाउंट लॉग्ड इन था तो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया, वरना तुम लोग को लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार लॉगिन कर लोगे, अकाउंट बना लोगे, देन तुम्हारा अकाउंट हो गया इसमें। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, फिर हम लोग को एक फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाना है। उसके लिए कंसोल पे जाना है, प्रोजेक्ट ऐड प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन हो जाएगा। तो फर्स्ट कुछ भी करोगे, वी विल फर्स्ट हैव टू गो टू द कंसोल। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद अ फायरबेस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम डाल दो, इसके इसमें टास्क मैनेजमेंट। इसको ऑफ कर देना, इसका कोई काम नहीं है। ऑन भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ काम नहीं तो ऑफ ही कर देना एनालिटिक्स का। और कुछ 15 सेकेंड लेगा, तो तब तक मैं आगे का देख लेते हैं। अब एक बार हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, देन वी विल हैव टू क्रिएट अ वेब ऐप। अब हल्का सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया फिर एक ऐप बना रहे हैं। तो इसका कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होता है फायरबेस में कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर कई सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इसको इस तरह समझो कि अगर मैं कोई ई कॉमर्स, कुछ कंपनी है मेरी, मैं कुछ ई कॉमर्स का रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे पास डेटा होगा यूजर्स का, प्रोडक्ट्स का, उसकी प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, पेमेंट का सिस्टम होगा, ये कई चीज़ मेरे पास होंगी, डेटाबेस होगा, सब कुछ होगा। अब मैं चाहता हूँ एक वेबसाइट बनाना और एक ऐप बनाना। तो प्रोजेक्ट है मेरा ई कॉमर्स और उसके अंदर मैं 2 ऐप क्रिएट करूंगा, एक होगा वेब ऐप और एक होगा मोबाइल ऐप। जो प्रोजेक्ट है वो जितना रिसोर्स है, जो कुछ डेटा है, जितने बैकएंड के रिसोर्सेज हैं, फायर स्टोर हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया यूजर मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्ट की स्टोरेज जो इमेज होती है जहां पे स्टोर होती है, वो सब प्रोजेक्ट के अंदर है। और जितने ऐप्स हैं वो सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि बोथ द एप्स, यानी यहाँ पे आप जितने ऐप बनाए, ऑल द एप्स विल शेयर द सेम बैकएंड रिसोर्सेज। तो डेटा और हर चीज एक रहेगा
और सब चीज़ डिफरेंट ऐप्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर तुमने अमेज़न का अकाउंट खोला यूजिंग योर लैपटॉप, अब तुम बिना अकाउंट क्रिएट किए तुम चाहो तो अपने मोबाइल ऐप से भी लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो डेटा था वो एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर हो गया, और अब तुम उसको चाहो तो अपने वेब से लॉगिन करो या मोबाइल से करो। तो ये दो डिफरेंट ऐप्स हो गई, और जो तुम्हारा डेटा है वो कोई अमेज़न के प्रोजेक्ट में समझ सकते हो कि स्टोर्ड है। तो ऐसा आर्किटेक्चर होता है। तो अभी हमने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट हमारा बन गया। अब हमको देखो प्रोजेक्ट हमारा बन गया, टास्क मैनेजमेंट, ऐसा कुछ लोडिंग स्क्रीन होती है इसकी, पहली स्क्रीन। अब हमको एक ऐप क्रिएट करना है। हम लोग वेब ऐप क्रिएट करेंगे क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट की आज बात कर रहे हैं। तो पहले डैशबोर्ड पे जिस पे हम लोग अवेलेबल है, जिस पे हैं, उस पे जाके वेब ऐप आइकन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। तो जो डैशबोर्ड है हमारा, उस पे यहीं पे देखो वेब का सिंबल है और वेब का लिख के आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे, अपने ऐप का एक नाम देंगे। तो और होस्टिंग मत ऑन करना, कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी अपने स्कोप से बाहर है, तो उसको अभी इग्नोर कर देते हैं। हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे आपको। यस, एंड ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल आई है, इसको अभी इग्नोर कर दो, इसको बाद में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी अभी के लिए कंसोल पे चले जाओ, ठीक है। तो इतना करने से हमने फायरबेस को सेटअप कर लिया है, एक अकाउंट बना लिया है, एक प्रोजेक्ट बना लिया है, और उसके अंदर एक ऐप बना लिया है। अगर यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, वन ऐप लिख के आ रहा है, एंड जो भी हमने अभी बनाया है टास्क मैनेजमेंट वेब ऐप, वो यहाँ पे मेंशन हो गया। तो इतने से हमारा सेटअप हो गया कंप्लीट फायरबेस का। तो सेटअप इज डन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉन्फ़िगरिंग फायरबेस। कॉन्फ़िगर का मतलब लॉजिक ये है कि अभी जो ये ऐप है ये किसी सर्वर पे है, फायरबेस के दुनिया में किसी एक सर्वर पे ये पूरा ऐप और हर चीज़ है इसकी। हम चाह रहे हैं उस ऐप की चीज़ों को एक्सेस करना, उस ऐप को मैनिपुलेट करना, मैनेज करना, यूजिंग आर दिस फाइल। हमारा जो लोकल प्रोजेक्ट है ये हमारे सिस्टम पे है। पहले ये बताओ कि ये फॉन्ट सही है ना, दिख क्लियर है ना? चलो सही है। तो जो हमारा लोकल फोल्डर है एचटीएमएल का, जो हमारा लोकल प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं इसके थ्रू उस सर्वर में, किसी सर्वर में जो हमने ऐप क्रिएट किया है वो है, उसको एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना। तो ये है कॉन्फ़िगरिंग का मतलब। इसके लिए कंसोल पे तो हम हैं, हम जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, और उसमें नीचे जाके हमें मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे तो हम हैं, यहाँ पे हम जाएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और नीचे जाने पे ये है कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। इसमें देखो एक एपीआई की दी हुई है, ये स्पेसिफिक है मेरे इस प्रोजेक्ट से, सबकी अलग होगी, और ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। सेम एपीआई आईडी है, स्टोरेज बकेट का यूआरएल है, प्रोजेक्ट आईडी है, सब चीज़ है। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी हुई है। हम लोग कई तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने फायरबेस ऐप की और अपने लोकल ऐप की। एक है npm, जो कि अगर हम लोग नोड जेएस का यूज़ कर रहे होते तो यूज़ करते, पर हम लोग आज यूज़ करेंगे सीडीएन। सीडीएन इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके डिटेल्स में अभी इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाएगा ये। पर बेसिकली ये बहुत लेमैन टर्म्स में एक हमें स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड कर रहा है। अब जिन लोग को एचटीएमएल आती होगी दे नो कि एक स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। इसमें हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एचटीएमएल में एम्बेड कर सकते हैं। तो ये एक हमें स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड कर रहा है, और हमें कुछ नहीं करना, ये सब फायरबेस ने खुद करके दिया है। हमें इसको कॉपी करना है, एंड हमारा जो भी पेज है जिसमें हमें ऐड करना है, अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे फायरबेस को कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं एंड में जाके इसको ऐड कर दूंगा। इतना करने से हमारा पूरा जो फायरबेस का ऐप है जो किसी सर्वर में अवेलेबल है, वो कॉन्फ़िगर हो गया, वो अटैच हो गया, कनेक्ट हो गया हमारे इस index.html फाइल से। अब हम उसकी जितनी चीज़ें, जितने रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस फाइल लोकली। ठीक है, तो इतना क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लिख दो।
ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोग ये 2 स्टेप कर चुके हैं, सेटिंग अप एंड कॉन्फ़िगरिंग। अब यहाँ से ऑथेंटिकेशन, साइन अप, लॉगिन एंड लॉग आउट, ये 4 जो स्टेप्स हैं, ये रिलेटेड हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर। इससे पहले मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये पूरी फाइल। इसमें 2 पेज है हमारे पास, इंडेक्स एंड टास्क्स। इंडेक्स है जो कि हमारा लैंडिंग पेज है, तो ज़्यादातर जो पहला पेज होता है, एक कन्वेंशन है काइंड ऑफ कि वी कॉल इट इंडेक्स। अब इस लैंडिंग पेज में बहुत सिंपल सा पेज है, 2 चीज़ें हैं बस, एक साइन अप का सेक्शन है और एक लॉगिन का सेक्शन है। इस साइन अप में एक इनपुट फील्ड है जिसकी आईडी है साइन अप ईमेल, एक इनपुट एलिमेंट है जिसकी आईडी है साइन अप ईमेल, और एक इनपुट है जिसका जो बेसिकली पासवर्ड है उसका, और एक साइन अप बटन है। सिमिलरली इसमें एक लॉगिन ईमेल है, लॉगिन पासवर्ड है, 2 इनपुट और एक लॉगिन बटन। फिर ये स्क्रिप्ट टैग जो हमने अभी ऐड किया है, और हमने एक और स्क्रिप्ट फाइल ऐड की है, ये जो कि पॉइंट कर रही है, जिसका सोर्स है इंडेक्स स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जो कि ये है। ये अभी एकदम एम्प्टी है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे ही एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करके जितना लिखना है कोड यहाँ लिख सकते थे, पर इससे क्या होता है कि इससे बहुत लंबी फाइल बन जाती है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप, इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। आप जो जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है उसको आपने एक अलग फाइल में कर दिया, वो इसी में ही कनेक्टेड है, उसका एक्सटेंशन ही समझो। बस अब मैं लिखूंगा दूसरे फाइल में तो मेरे लिए फाइल मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। तो इसको समझो कि ये जो भी मैं यहाँ कोड लिखूंगा वो इस HTML फाइल में ही कनेक्टेड है, सेपरेट नहीं है। अब जो उसने दिया है, फायरबेस ने हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी है, उसको जरा देख लेते हैं। उसमें पहले उसने एक फंक्शन इंपोर्ट किया इस यूआरएल से, ये उनका यूआरएल है कहीं से। अब इस पे firebase app.js उन्होंने कहीं होस्ट किया हुआ है, और वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है इनिशियलाइज ऐप। ये हमने इंपोर्ट किया, और जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, जिनको जावास्क्रिप्ट आती है, दे नो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक इसमें की वैल्यू पेयर्स है, पाइथन में डिक्शनरी होती है, तो बेसिकली ये की वैल्यू पेयर का एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है, इसको हम इनिशियलाइज ऐप में पास करके कॉल कर दे रहे हैं। इतना एग्जीक्यूट करने से जो भी हमारा ऐप हमने क्रिएट किया है सर्वर पे, सॉरी फायरबेस में, वो स्टार्ट हो गया इनिशियलाइज ऐप कॉल करने से। ठीक है, तो ये था बेसिक हमारा स्टार्टर कोड। सेम दूसरा फाइल है task.html, वो भी इसी तरह का है। जब मैं उस पर आऊंगा तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक चीज़ है, अगर तुम लोग VS कोड यूज़ कर रहे हो तो बेहतर रहेगा तुम लोग एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना लाइव सर्वर के नाम से, दिस एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे देखो मेरे में एक ऑप्शन है गो लाइव का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं अभी index.html पे हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसने क्या किया कि मेरे डिवाइस पे ही जो वेबसाइट थी, जो इंडेक्स था, इसको मेरे डिवाइस को एक सर्वर बना दिया और इसको होस्ट कर दिया उस पर। तो खाली मैं इसको खोल सकता हूँ अपने ब्राउजर में एज अ वेबसाइट। तो इसका देखो आईपी जो है वो आईपी दिया हुआ है, एक पोर्ट दिया हुआ है, और जो फाइल का नाम है जो कि मैं खोल रहा हूँ index.html, वो दिया हुआ है। तो ये ऐसा दिख रहा है हमारा लॉगिन एंड साइन अप पेज। साइन अप का सेक्शन यहाँ था एंड लॉगिन का सेक्शन वो दिया हुआ है। ठीक, अब मैं चाहूँ तो मैं टास्क वाले पेज को भी खोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों रूट डायरेक्टरी में है, मतलब ये दोनों सेम लेवल पे हैं। देखो, ना कोई किसी का पेरेंट है ना कोई किसी का चिल्ड्रन है, दोनों सिबलिंग्स हैं। तो मैं बस यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा एंड ये खुल जाएगा मेरा टास्क का पेज। देखो, टास्क के पेज में एक लॉग आउट बटन है, एक इनपुट फील्ड है, टास्क के डेटा को इनपुट करने के लिए एक बटन है, और यहाँ पे 2 टास्क मैंने अभी हार्ड कोड कर दिए हैं। ये डेटाबेस से नहीं आ रहे हैं, ये हार्ड कोडेड है, इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो लॉग आउट का बटन है जो ऊपर दिया हुआ है, एक क्रिएट टास्क सेक्शन है जिसमें एक इनपुट टैग है और एक बटन है, एंड देन एक सेक्शन है जितने टास्क हैं उनको लिस्ट करने का।
अभी मैंने 2 टास्क को लिस्ट कर दिया है, एक ये और एक ये, टास्क 1 एंड टास्क 2। ये हार्ड कोड कर दिया है जस्ट टू शो कि क्या फॉर्मेट रहेगा। ऐसे हम टास्क को चेक कर सकते हैं और अनचेक कर सकते हैं। अगर मैं इसी पेज को रिफ्रेश करूं तो जो चेक्ड था वो हट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कहीं सेव नहीं हुआ, कोई डेटाबेस नहीं है। मैंने चेक किया पर कहीं स्टोर नहीं हुआ कि ये चेक्ड है। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो उसने फिर से इस फाइल को रन कर दिया एंड हेंस ये चीज़ अनचेक हो गई। तो ये मेरा स्टार्टर कोड है, हमने बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं ऑथेंटिकेशन पे। पहले वही वाला इंडेक्स खोल लेते हैं, ठीक, ओके। ये है थर्ड स्टेप विच इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमको फायरबेस को बताना पड़ता है कि हम लोग ऑथेंटिकेशन सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज करना चाहेंगे। फायरबेस बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीजें। जो कुछ हमें यूज करना है हमको पहले से बताना होता है कि हम ये यूज करने वाले हैं और हमको उसको सेटअप करना होता है। तो पहले बिफोर यूजिंग ऑथेंटिकेशन इन आवर ऐप हमको उसको सेटअप करना पड़ेगा इन द फायरबेस कंसोल। तो लेफ्ट हैंड मेन्यू पे एक ऑथेंटिकेशन टैब रहेगा, उस पे जाके हमको ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर देना है। तो ये मेरा डैशबोर्ड था, ये जो प्रोजेक्ट बना था उसका डैशबोर्ड था। यहाँ पे बिल्ड के सेक्शन में मेंशन, बिल्ड के सेक्शन में एक टैब है ऑथेंटिकेशन का, इसको गए। अब अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो पहले मुझे गेट स्टार्टेड करना है, अभी तक मैंने सेटअप नहीं किया था। अब इतने सारे तरीके हैं ऑथेंटिकेट करने के। ईमेल पासवर्ड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, फ़ोन नंबर, ओटीपी जो होता है, फिर कभी कभी देखते होगे लॉग इन यूजिंग गूगल, लॉग इन वाया माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गिटहब, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब भी सेटअप कर सकते हो। पर सबसे जो बेसिक तरीका है, जो सबसे पहले लोग सीखते हैं, वो है ईमेल एंड पासवर्ड। तो आज इस सेशन में हम लोग खाली इसको कवर करने वाले हैं, ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। इसको मैं इनेबल कर दूंगा एंड सेव, हो गया। इतना करने से हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस सेटअप हो गई ऑन फायरबेस। अब हम लोग जो फंक्शनैलिटी है साइन अप की, लॉगिन की, जो कि इस पेज में है, अभी ये काम नहीं कर रहा। अगर मैं ऐड करके कुछ भी करूं, क्लिक करो तो कुछ काम नहीं कर रहा। अब हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सेटअप ऑथेंटिकेशन इन आवर फायरबेस ऐप। तो नेक्स्ट स्टेप है इंप्लीमेंटिंग साइन अप फंक्शनैलिटी, यूजर को रजिस्टर करना इन द फायरबेस ऐप। ये है साइन अप। अब फायरबेस इस यूआरएल पे, फायरबेस auth.js इनकी जो सर्विस है, उसमें हमें 2 मेथड्स प्रोवाइड करता है। पहला है गेट ऑथ और दूसरा है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। मतलब इट इज ऑब्वियस बाय द नेम कि क्या कर रहा है ये। इट क्रिएट्स अ यूजर यूजिंग एन ईमेल एंड अ पासवर्ड। गेट ऑथ क्या करता है, जो हमने अभी ऑथेंटिकेशन की सर्विस सेटअप की है उसको इनिशियलाइज करता है। अभी बेसिकली समझ सकते हो कि हमने एक इंजन अभी हमने रख दिया है और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट ऑथ को तो वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इनिशियलाइज हो जाएगा जब हम इस गेट ऑथ को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे जो जितने इंपोर्ट करने हैं, जो भी मेथड्स जो फायरबेस प्रोवाइड कर रहा है, उसको ऐड कर लेते हैं अपनी इंडेक्स स्क्रिप्ट में। इंडेक्स स्क्रिप्ट जो कि साइन अप और लॉगिन पेज से कनेक्टेड है, उसमें ऐड कर लेते हैं। इतना करने से हमने फायरबेस के 2 मेथड, जो कि हमने नहीं लिखे, फायरबेस ने हमें खुद प्रोवाइड किए हैं, गेट ऑथ और क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, अपने इंडेक्स में हमने इंक्लूड कर लिया है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये कोड है साइन अप की फंक्शनैलिटी का। तुम लोग को जब डॉक्यूमेंट मिल जाएगी सो प्लीज गो थ्रू इट। इसको हर चीज को डिटेल में, हर फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड मैं इसको पहले इम्प्लीमेंट करा के तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ हो क्या रहा है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन, तब मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरा एंड इसी इंडेक्स स्क्रिप्ट में आफ्टर द इंपोर्ट आई विल ऐड दिस पीस ऑफ कोड। ये ऐड कर दिया है।
अच्छी बात क्या है लाइव सर्वर की, कि जैसे ही मैंने सेव किया, तुम लोगों को देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने सेव किया, ये ऑटोमेटिकली जो सर्वर इसने क्रिएट किया है लाइव सर्वर ने पोर्ट 5500 पे, उसको रिफ्रेश कर देता है। तो जो भी चेंजेस हुए अब वो सर्वर पे भी आ गए, तो मुझे रीस्टार्ट नहीं करना है अपने पेज को, यहीं पे काम कर जाएगा। तो अब मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, test@gmail.com, कुछ भी पासवर्ड रख दें एंड साइन अप। तो एक कोई बॉक्स आया, अभी समझते हैं पूरा कोड, अभी समझेंगे। कोई बॉक्स आया, इस बॉक्स को कहते हैं अलर्ट। अभी मैं कोड में दिखाऊंगा। इसमें लिख के आया साइन अप सक्सेसफुल। ये मैसेज मैंने कोड किया है कि जब भी सक्सेसफुल साइन अप हो जाए तब ये मैसेज पॉप कर दो। अनसक्सेसफुल कब होगा? समझ लो तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है, समझ लो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स थी वो गलत थी, तो सक्सेसफुल साइन अप नहीं होगा, तब एरर पॉप हो जाएगा। यहाँ पे कोड को अभी देखते हैं, उससे एक बार पहले जो यूजर क्रिएट हुआ है उसको देखते हैं कि क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। हम गए अपने कंसोल में, ये हमारा डैशबोर्ड है, उसमें ऑथेंटिकेशन हमने सेटअप किया था, इसमें गए और देखो यूजर्स के सेक्शन में वी हैव दिस test@gmail.com। ये आज क्रिएट हुआ है 30 दिसंबर, साइन इन आज हुआ है एंड यूजर आईडी इसकी एक है। हर यूजर की एक यूनिक आईडी होती है, यूजर यू आईडी, या सॉरी यू आईडी, यूनिक आईडी इसकी अवेलेबल है यहाँ पे। तो इससे समझ में आ रहा है कि हाँ सक्सेसफुली क्रिएशन हो गया है हमारे एक इस यूजर का, और हमें मैसेज भी आ गया था यहाँ पे। इस कोड को अब देखते हैं। इस कोड में यहाँ तक तो बता ही दिया था, इंपोर्ट तक। पहले हम जो गेट ऑथ फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे, ताकि जो भी हमारी ऑथेंटिकेशन सर्विस है वो स्टार्ट हो जाए, वो इनिशियलाइज हो जाए। आफ्टर दैट जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो साइन अप बटन था जिसकी आईडी थी साइन अप डैश BTN, हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट लिख के, तो कॉन्स्ट साइन अप बटन ये वेरिएबल का नाम है, और ये एक डॉम मैनिपुलेशन का बेसिक मेथड है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है? साइन अप डैश BTN। जो भी एलिमेंट जिसकी आईडी साइन अप डैश BTN है उसको सेलेक्ट कर लो, और इस वेरिएबल से अब मैं रेफर करूंगा उस एलिमेंट को। ये लाइन कर रही है। ये एक बेसिक डॉम मैनिपुलेशन है, जिन लोग को जावास्क्रिप्ट आती है दे नो इट इज द मोस्ट बेसिक थिंग डॉम मैनिपुलेशन में। फिर हम चाहते हैं कि इस साइन अप बटन में हम कुछ डिटेक्शन करें, कुछ डिटेक्ट करें। जब भी ये साइन अप बटन क्लिक हो तो हम चाहते हैं डिटेक्ट करना उस क्लिक इवेंट को, और जब वो क्लिक हो तो हम चाहते हैं कोई एक फंक्शन, कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। उसके लिए अगेन डॉम मैनिपुलेशन से हम लोग को ये एक ये एक मेथड मिलता है। साइन अप बटन पे हम एक मेथड लगाते हैं ऐड इवेंट लिसनर। ये लिसन करता है, डिटेक्ट करता है इवेंट्स को। इसमें हम दो चीज पास करते हैं। पहला है क्या इवेंट डिटेक्ट कर रहे हैं हम, इस केस में हम लोग क्लिक डिटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक फंक्शन पास करता है जिसको एग्जीक्यूट करेगा जब भी ये इवेंट होगा। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, इसका ये मतलब है इस पूरे इवेंट लिसनर का। अब इस फंक्शन को देखते हैं। ये देखो, ये जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफिक सिंटैक्स इसे कहते हैं एरो फंक्शन। ज्यादा जावास्क्रिप्ट डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। अब देखो वो स्कोप से बाहर हो जाएगा, तो सीधा इसके जो कंटेंट्स इसको देख लेते हैं। पहली चीज, जब भी साइन अप बटन क्लिक हो, मैं क्या चाह रहा हूँ, जब साइन अप बटन क्लिक हो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने ईमेल डाला हुआ है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाए, जो भी मैंने पासवर्ड डाला हुआ है उसकी वैल्यू आ जाए, और उस ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को मैं फायरबेस को भेज दूं कि फायरबेस इसको तुम एक अकाउंट बना दो। तो पहले मुझे इन दो इनपुट फील्ड की वैल्यू चाहिए, उसके लिए ये 4 लाइंस है। ईमेल इनपुट, पहले मैं इस ईमेल के जो इनपुट है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं पासवर्ड के इनपुट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी आईडी थी साइन अप ईमेल, इसकी आईडी थी साइन अप पासवर्ड, इसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर इनकी जो वैल्यूज हैं, डॉट वैल्यू से जो भी उनके अंदर लिखा हुआ है उसको हम देख सकते हैं। उसको हम एक अलग वेरिएबल में ले रहे हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, और इन दो वैल्यूज को, ईमेल और पासवर्ड को, हम पास कर दे रहे हैं इस फंक्शन को जो कि हमने यहाँ इंपोर्ट किया था।
क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये फायरबेस में प्रोवाइड किया है। ये पहला पैरामीटर लेता है ऑथ, जो कि हमने जब इनिशियलाइज किया था, जो उसका रिजल्ट आया था उसको, ईमेल जो भी है हमारा, और पासवर्ड, इन तीन चीज को लेता है। अब ये कैसे पता चला कि इन तीन चीज को लेता है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तुम चाहो तो उन फंक्शंस की भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो जो इस सेशन में कवर नहीं भी होंगे। तो किसी को पता नहीं होता, एवरीवन जब भी उसको कुछ सीखना होता है, दे गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड उसमें मेंशन्ड होता है कि क्या 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 फंक्शन का नाम है, क्या क्या वो लेगा, एवरीथिंग। इस केस में वो तीन चीज लेता है, जो भी हमारा ऑथ सेटअप हुआ है, जो भी हमारा ईमेल है, और जो पासवर्ड है। इसको हमने भेज दिया क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, इस फंक्शन को। अब अगर सक्सेसफुल यूजर साइन अप हो गया, एरर भी आ सकती है, अगर हो गया सक्सेसफुल, तो ये देन इवेंट क्रिएट, जो देन फंक्शन है ये चलेगा। अगर कोई एरर आती है, अगर नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी एरर होती है, हो सकता है फायरबेस में कुछ एरर हो, उससे नहीं हो पाया, तो वो एरर थ्रो हो जाएगी एंड यहाँ पे कैच हो जाएगी, और ये फंक्शन, ये पीस ऑफ कोड रन होगा। तो जो हमने अभी टेस्ट की एग्जांपल की थी, उसमें जैसे ही हमने क्रिएट यूजर में भेजा, सक्सेसफुली यूजर हमारा क्रिएट हो गया एंड हमारे इनपुट फील्ड की वैल्यू जो भी थी, जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पे ये खत्म हो गई थी, जो कुछ डेटा था वो इरेज हो गया, सेम ये इरेज हो गया। ये बेसिकली यूआई अच्छा करने के लिए था, ये हमने इरेज कर दिया। इनपुट फील्ड की वैल्यू और पासवर्ड फील्ड की वैल्यू को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया एंड एक अलर्ट कर दिया, साइन अप सक्सेसफुल, जो यहाँ पे बॉक्स बन गया था। अगर एरर हुई होती तो वही अलर्ट होता, बस मैसेज अलग होता। एरर, और जो भी एरर का मैसेज मिला है हमें, जो यहाँ पास होता है, वो एरर का मैसेज होता उस जो पॉपअप हुआ था उसमें। इतना करने से, इस पीस ऑफ कोड से हमारी साइन अप की फंक्शनैलिटी कवर हो गई है। आई होप इतना समझ में आया था। प्लीज इस पे कुछ रिस्पॉन्स दो। आई होप कि समझ में आया हो। ठीक है, ओके, नाइस। अब हमने साइन अप देख लिया, वही चीज जो मैंने अभी बताई उस सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट एंड सब चीज सेम चीज है। फिर आते हैं लॉगिन पे। अब लॉगिन जो है वो एग्जैक्टली साइन अप की तरह है, कुछ फर्क नहीं है, लिटरली 95% सेम है। बस फर्क इतना है कि हम कोई दूसरा फंक्शन हमें फायरबेस प्रोवाइड कर रहा है। वो फंक्शन था क्रिएट करने का, ये फंक्शन है साइन इन करने का। उसी उसी यूआरएल से हम इस फंक्शन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं फिर से इंपोर्ट लिखने से अच्छा है कि मैं बस इसको कॉपी करूं एंड अपने इस इंपोर्ट में एक और लाइन ऐड कर दूं। इतना करने से अब इन दो फंक्शन के साथ ये तीसरा फंक्शन भी इंपोर्ट हो जा रहा है उसी यूआरएल से। सिंपल। ये क्या करता है, साइन अप, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये भी वही तीन चीज लेता है, ऑथ, ईमेल एंड पासवर्ड, और ये ऑथेंटिकेट करता है द यूजर विद द क्रेडेंशियल्स। अगर तुमने ईमेल पासवर्ड डाला तो वो चेक करेगा कि ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट करता है और क्या उसका यही पासवर्ड है। अगर है तो ऑथेंटिकेट कर देगा, नहीं तो एरर जनरेट होगी। इसमें भी एग्जैक्ट सेम चीज है। पहले हम लॉगिन बटन को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक इवेंट लिसनर लगा रहे हैं उस बटन पे। इवेंट लिसनर क्या है, क्लिक इवेंट को डिटेक्ट कर रहा है। अगर क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज जो लास्ट टाइम की थी। मैंने लास्ट टाइम 2 लाइन में कर दी थी, पहले सेलेक्ट किया था फिर वैल्यू निकाली थी। इसमें मैंने एक ही लाइन में कर दिया, मैंने सेलेक्ट भी यही कर लिया और डॉट वैल्यू भी निकाल ली। तो ईमेल की वैल्यू मुझे मिल गई, पासवर्ड की वैल्यू मिल गई, सेम चीज है बस। फिर हम जो साइन इन फंक्शन अभी हमने इंपोर्ट किया है उसको हम कॉल कर दे रहे हैं। उसमें जो ऑथ हमें मिला था ऊपर, गेट ऑथ करके, उसको, जो ईमेल है उसको, और जो पासवर्ड है उसको, इन तीनों चीज को पास कर देंगे। अगर अगर हर चीज सही होती है, सक्सेसफुल होता है, क्रेडेंशियल सही होते हैं, कोई एरर नहीं आती, तो ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर कुछ भी एरर आती है तो वो एरर यहाँ पे कैच हो जाएगी। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। कॉपी कर लिया और मैंने इसी के एंड में, इसी फाइल में ऐड कर दिया उसको।
बस सेव कर दूंगा मैं, तो सर्वर पे अपडेट हो गया, मुझे कुछ सर्वर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, अब अपडेट हो गया। अब मैं उसी अकाउंट से लॉग इन करता हूँ, तो लॉग इन हो गया। अगर अब कैसे कैसे पता चल रहा है कि हाँ सही में लॉग इन हुआ है, इसका कोड देखते हैं। जब मैंने इस फंक्शन कॉल किया था, इसमें मैंने ऑथ, ये जो गेट ऑथ से मुझे मिला ये भेजा, जो ईमेल अभी मैंने एक्सट्रैक्ट किया और जो पासवर्ड एक्सट्रैक्ट किया उसको भेजा। अगर ये सही होता तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ का जिन लोग को HTML आती है उनको देखा होगा, हाइपर लिंक रेफरेंस होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। तो ये बेसिकली एंकर टैग्स में लिंक्स के लिए यूज होता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच को टास्क डॉट HTML से रिप्लेस कर दे रहे हैं। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडेक्स डॉट HTML था उसको हमने टास्क डॉट HTML कर दिया। जो हमने पहले अभी करके देखा था, बस यहाँ पे रिप्लेस किया और टास्क का पेज खुल गया। वो हमने मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिकली कर दिया। अगर क्रेडेंशियल सही है तो URL में index.html लिखा होता, उसको task.html कर दो। इतना सा बस किया है। और अगर कोई एरर है तो एरर को प्रॉम्प्ट कर दो कि एरर आई है। यही फंक्शनैलिटी है साइन अप की, सॉरी लॉगिन की। इतना करने से हमारा लॉगिन खत्म हो गया। तो आई होप इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप के बाद हमारा ऑथेंटिकेशन खत्म हो जाएगा, फिर डाउट्स लेंगे। तो ये आता है, तो पहले हम लोग ने इंपोर्ट किया तीनों फंक्शन, ऑथ, इनिशियलाइज किया, साइन अप एंड लॉगिन। इतना करने से हमारा जो index.html वाला पेज है वो खत्म हो गया। पूरा जितनी फंक्शनैलिटी मुझे ऐड करनी थी इंडेक्स में और इंडेक्स की स्क्रिप्ट ने, वो हो गया। अब हम ऐड करने जा रहे हैं लॉग आउट, जो कि लॉग आउट बटन प्रेजेंट है हमारे टास्क वाले पेज में। तो अब हमें टास्क में ऐड करना है। तो इसमें कर देते हैं, ये खत्म हो गया है। अब आते हैं tasks.html। इसमें एक स्क्रिप्ट एडेड है नीचे। अगेन जो स्क्रिप्ट है बस फाइल डिफरेंट है, बस इसी का पार्ट है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। इस स्क्रिप्ट में जस्ट 1 मिनट, इस स्क्रिप्ट में जो कुछ लिखूंगा वो टास्क के साथ इस पेज के साथ ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो इस पेज में भी हमें फायरबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हमने इधर तो ऐड किया था स्क्रिप्ट टैग, ये जो फायरबेस से मिला था, पर हमने टास्क में ऐड नहीं किया। और क्योंकि ये डिफरेंट पेज है तो हमें इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एंड थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, यस। इतना करने से जो हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिली थी उसको हमने टास्क वाले पेज में ऐड कर दिया। टास्क वाला पेज भी अब फायरबेस के एप्लीकेशन जो कहीं सर्वर पे है उससे कनेक्ट हो गया। अब हम जितनी फायरबेस की फंक्शनैलिटी है वो एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम task.html पेज। जो ये स्क्रिप्ट फाइल है वो इससे कनेक्टेड है, और जितनी स्क्रिप्ट है वो हम इसमें लिखेंगे टास्क स्क्रिप्ट में। तो अब लॉग आउट वाली फीचर पे आते हैं। लॉग आउट वाले में हमको जस्ट 1 मिनट, हमको ये चीजें इंपोर्ट करनी है, ठीक है। एक तो गेट ऑथ है, वही वाली चीज जो कि हम लास्ट उसमें कर रहे थे इंडेक्स में, जो इनिशियलाइज करता है। क्योंकि अगेन ये एक डिफरेंट HTML फाइल है तो हमें फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा गेट ऑथ को, तो हमें फिर से एक बार कॉल करना पड़ेगा। और क्योंकि डिफरेंट फाइल है तो हमें फिर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो रिपीटिशन नहीं है, बेसिकली ये डिफरेंट फाइल है तो हमने उसमें भी इंपोर्ट किया था, इसमें भी करेंगे। तो हम गेट ऑथ इंपोर्ट करेंगे, साइन आउट इंपोर्ट करेंगे, साइन आउट करने के लिए लॉग आउट फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एंड एक और फंक्शन इंपोर्ट करेंगे जो कि बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। गेट ऑथ इनिशियलाइज करता है फायरबेस ऑथेंटिकेशन को, लास्ट में कवर कर चुके हैं। साइन आउट अलाउज यू टू लॉग आउट ऑफ अ साइंड यूजर, ये भी बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। और ये है लॉग आउट का कोड। इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, फिर समझते हैं कर क्या रहा है। मैंने सेव कर लिया तो सर्वर अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं इसमें आता हूँ। अभी मैंने लॉगिन किया हुआ था, तो अगर मैं लॉग आउट दबाऊंगा तो इट शुड हैव वर्क, बट नहीं किया है, देखते हैं।
ओके, कुछ एरर है, जस्ट 1 मिनट। मैंने गेट ऑथ को इनिशियलाइज नहीं किया सिंपल भाई, वाह। ओके, तो बेसिकली गेट ऑथ हमने कॉल किया था, लास्ट में इनिशियलाइज किया था, मैंने इसमें इनिशियलाइज नहीं किया, तो मैं कर दे रहा हूँ। ओके, अब जो फायर देखो इसमें देख समझ में भी आ गया, 2 डिफरेंट फाइल थे तो हमें फिर से इनिशियलाइज करना पड़ा, अगर नहीं किया तो नहीं काम करता। तो पहले इनिशियलाइज किया, फिर ये लॉग आउट बटन की फंक्शनैलिटी ऐड की, एंड अब होपफुली लॉग आउट हो जाएगा, हो गया। तो लॉग आउट क्या कर रहा है, अगेन जो लॉग आउट बटन है यहाँ पे, उसको पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं इससे, उस पे एक इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं क्लिक इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए, और एक फंक्शन पास कर रहे हैं। उस फंक्शन में वो बहुत सिंपली साइन आउट को कॉल कर दे रहा है और इस ऑथ को पास कर दे रहा है, इसमें कोई ईमेल पासवर्ड नहीं, तो बस ऑथ को पास कर दे रहा है। जब ये साइन आउट सक्सेसफुली हो जाएगा, जब तक ये होगा कुछ टाइम लगता है 1-2 सेकेंड, तब तक अवेट रुको, और जब ये हो जाए, अगर सक्सेसफुल था तो बेसिकली ये प्रिंट कर दे रहा है कंसोल पे, मैं दिखा दूंगा अभी, लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और index.html पे वापस स्विच कर जाओ, वही window.location.href इज इक्वल्स टू index.html, इस पे वापस स्विच कर जाओ। अगर कुछ एरर है तो कंसोल कर दो कि नहीं हो रहा, सिंपल। अगर अभी मैंने कंसोल चेक किया होता इसको ऐड करने से पहले तो एरर आई होती। तो हम लोगों ने लॉग आउट जब किया तो वापस index.html पे आ गया। अब एक प्रॉब्लम है मैं आपके साथ, वो ये कि अगर मैं अब डायरेक्टली, अभी मैं साइंड इन नहीं हूं, अभी मैं अगर डायरेक्टली task.html में चला जाऊं तब भी मैं इसको खोल सकता हूं, बिना साइन इन भी किए मैं इसको खोल सकता हूं, ये प्रॉब्लम है। तो हमें ये चेक करना है, कुछ ऐसा फीचर लगाना है कि खाली वही लोग ये पेज खोल पाए जो साइंड इन हो, उसके लिए ये मेथड काम आता है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज। हम लोग अब चेक करेंगे इस मेथड की हेल्प से यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो यहां देखो मेंशन्ड है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज मॉनिटर्स द ऑथेंटिकेशन स्टेट। अगर लॉगिन था अब लॉग आउट कर लिया, या फिर लॉग आउट था अब लॉगिन कर लिया, तब ये कुछ एग्जीक्यूट करता है, एक कॉल बैक एग्जीक्यूट करता है। अभी एक्सप्लेन करते हैं कोड में, और ये है उसका कोड। ये रिपीट हो गया, सॉरी, इसको मैं काट दे रहा हूँ। ओके ग्रेट, ये जो फंक्शन हमने इंपोर्ट किया था, हम बस ये चाह रहे हैं चेक करना कि खाली वो लोग खोल पाए ये पेज टास्क वाला जो लोग लॉग्ड इन हो, जो साइंड इन हो। तो उसके लिए हमने फंक्शन कॉल किया जो कि फायरबेस से हमने इंपोर्ट किया है। उसमें पहला जो हमने भेजा, वो जो हमने जब ऑथ को इनिशियलाइज किया था उसका वेरिएबल भेजा, और एक फंक्शन पास किया। वो फंक्शन जब भी स्टेट चेंज होगी एग्जीक्यूट होगा, और इसको बस इतना समझ लो, अगर यूजर लॉग्ड इन होगा तो इस फंक्शन में इस यूजर वेरिएबल में कुछ डेटा होगा, और अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो ये यूजर वेरिएबल अनडिफाइंड होगा, एम्प्टी होगा। तो अगर यूजर में कुछ डेटा है, यानी यूजर में कुछ वैल्यू है, एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब यूजर लॉग्ड इन है, और एल्स यूजर लॉग्ड इन नहीं है। और लॉग्ड इन, जो यूजर लॉग्ड इन नहीं है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको इंडेक्स पे वापस भेज दो। तो अब ये जब मैंने ऐड कर दिया है ये कोड, अब मैं चाहूं task.html खोलना तो मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूं। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो 1 सेकंड के लिए उसने खोला था, बट जैसे ही ये कोड रन हुआ, उसने देखा कि इसने पास किया इस ऑथ वेरिएबल को, इस फंक्शन को, और पता चला कि ऑथ यूजर जो है ये एम्प्टी है, इसका मतलब कोई यूजर साइंड इन नहीं है, और साइंड इन नहीं है तो उसको वापस इंडेक्स पे भेज दो, सिंपल। इतना करने से हमने सक्सेसफुली पूरा ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर लिया है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन्ड है क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स इफ अ यूजर इज लॉग्ड इन और लॉग्ड आउट, इफ अ यूजर इज लॉग्ड इन, पूरा यही है, सेम चीज मैंने बताया, इसको आप पढ़ लेना। विद दिस वी आर डन विद द ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी, ठीक है। आई होप इतने में सबका क्लियर है, कोई डाउट इतने में? पूरे ऑथेंटिकेशन में जितना अभी तक कवर किया, इनफैक्ट स्टार्टिंग से, अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन ईदर रेज योर हैंड और यू कैन जस्ट राइट इन द चैट। रेज हैंड का अच्छा ऑप्शन नहीं, ओके ओके।
तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो लॉगिन वाले में कंसोल दिखा देता है, उसमें ज़्यादा सिंपल था। जब मैं लॉगिन कर रहा था, अगर सक्सेसफुल लॉगिन था, जस्ट मैंने यहाँ से वो कर दिया था यार, रिमूव कर दिया था, कोई नहीं। आई होप इतने में हो जाना चाहिए, या फिर इस पे शायद ना हो। वेट करो, मैं कहीं पे हो तो मैं देख लेता हूँ दूसरे वाले में। ओके, यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। अगर मैं जब लॉगिन करूँगा तो ये जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मैं टास्क वाले पेज में आऊँगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा चेक करने के लिए कि जो टास्क जिसने खोला है वो लॉग्ड इन है कि नहीं है। अगर लॉग्ड इन होगा तो कंसोल पे कर देगा यूजर इज लॉग्ड इन। तो ट्राई कर लेते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कंसोल इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके करते हैं एंड यहाँ पे कंसोल है। और क्योंकि सक्सेसफुल लॉगिन, बेसिकली हुआ क्या, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, टास्क वाला पेज खुला, देन उसने चेक किया कि ऑन ऑन ऑथ स्टेट चेंज में क्या सही में लॉगिन है, क्या यूजर वेरिएबल में कोई डेटा है, कोई यूजर है भी, अगर है तो उसने प्रिंट कर दिया कंसोल पे यूजर इज लॉग्ड इन, और यूजर का ईमेल प्रिंट कर दिया। तो यूजर इज लॉग्ड इन एंड यूजर का ईमेल आ गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखो 1 सेकंड बाद ये आया, बिकॉज मैंने रिफ्रेश किया, ये फिर से पूरा पेज लोड हुआ, फिर से ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर से उसने चेक किया कोई यूजर है कि नहीं, अगर है तो इसने लॉक कर दिया। तो ये जो टाइम लगा वो इसी में लगा। तो यही है console डॉट लॉग। आई होप क्लियर रहते सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे बढ़े साहिल। ओके, ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हमारा ऑथेंटिकेशन खत्म। जो दूसरा पार्ट था दैट वाज CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो कि डेटाबेस से कंसर्न है, वो करना है। उससे पहले हमें सेटअप करना पड़ेगा फायरबेस डेटाबेस। अगेन हम एक सर्विस यूज कर रहे हैं फायरबेस की, फायर स्टोर। तो जैसे हमने ऑथेंटिकेशन को सेटअप किया था, हमें फायर स्टोर को भी सेटअप करना पड़ेगा पहले, बिफोर यूजिंग इट इन दी एप्लीकेशन। इससे पहले समझ लेते हैं कैसे फायर स्टोर है क्या। फायर स्टोर इज अ नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस। नो एसक्यूएल का मतलब, अभी तुम लोग अपने थर्ड सेम में आई गेस पढ़ोगे एसक्यूएल क्या होता है, जो लोग थर्ड सेम कर चुके हैं वो लोग पढ़ चुके हैं। तो थर्ड एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसमें हर डेटा टैबुलर फॉर्म में, रिलेशंस, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। नो एसक्यूएल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई वो नहीं होता, कोई टेबल्स नहीं होती। उसमें डेटा स्टोर होता है इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जैसे मैंने अभी बताया था कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट था, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखते थे और ये की वैल्यू पेयर्स थी। तो ऐसे स्टोर होता है डेटा। तो अगर कोई समझ लो कोई टास्क है, जैसे हम लोग अभी टास्क मैनेजमेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो उस हर टास्क का एक एक ऑब्जेक्ट होगा ऐसा, उसमें उसके टाइटल होगा, कंप्लीटेड है कि नहीं है, उसकी आईडी किस यूजर ने बनाया है, किस यूजर ने वो टास्क बनाया उसकी आईडी, तो ऐसे करके स्टोर होगा। तो फायर स्टोर में इट इज अ नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन अ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल वे। अगेन स्केलेबल का फंक्शन है जो एक्सप्लेन किया था। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कलेक्शंस, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। कलेक्शंस होते हैं, एक कलेक्शंस अपर लेवल है, एक कलेक्शन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट होता है इंडिविजुअल रिकॉर्ड। जैसे कि एक मैं कलेक्शन बनाऊंगा टास्क्स के नाम से, जितने टास्क होंगे वो उस कलेक्शन में होंगे। अब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टास्क को देखना है तो वो एक डॉक्यूमेंट होगा। तो हर एक टास्क एक डॉक्यूमेंट है और सारे टास्क एक कलेक्शन में स्टोर्ड है। तो कलेक्शन है और उसके अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप ये क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स आर जेसन लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शंस कैन कंटेन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग इट इजी टू मैनेज स्ट्रक्चर्ड डेटा। इस तरह से फायर स्टोर स्टोर करता है। हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो भी कर दिया, कंसोल पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। कंसोल पे तो हम ऑलरेडी थे, प्रोजेक्ट हम खोला हुआ है हमने। अगेन बिल्ड पे जाके फायर स्टोर का डेटाबेस है उसको सेलेक्ट करके क्रिएट करेंगे इन टेस्ट मोड। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ऐसे आ गया डैशबोर्ड पे। हम गए यहाँ बिल्ड पे, फायर स्टोर डेटाबेस,
एक तो टाइम लगता है इसमें। यस, अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया था, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। कोई लोकेशन पूछ रहा है ये, तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से सर्वर का होता है, तो क्लोजेस्ट इज साउथ एशिया साउथ टू दिल्ली, जितना मुझे समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान देना, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, तुम प्रोडक्शन में नहीं। प्रोडक्शन वो होता है जो जब डिप्लॉय करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस अपना फाइनल वर्जन जो यूजर्स यूज करते हैं। हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, अभी बिल्ड कर रहे हैं, तो टेस्ट मोड में। एंड क्रिएट। तब तक इसको देख लेते हैं। एक बार वो क्रिएट हो जाएगा, देन वी विल हैव टू इंपोर्ट, पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा फायर स्टोर को। जैसे हम लोग गेट ऑथ मिला था, हमें गेट ऑथ को इनिशियलाइज करते थे यूज करने से पहले। अब फायर स्टोर एक अलग सर्विस है, तो उसको भी हमें गेट फायर स्टोर करके इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो अवेलेबल है इस यूआरएल पे। अभी तक जो यूआरएल थे देखो, तो फायरबेस ऑथ, क्योंकि ऑथ सर्विस थी। अब यूआरएल है फायरबेस फायर स्टोर, तो ये एक अलग इंपोर्ट है, इसको हमें अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इसी टास्क स्क्रिप्ट में। टास्क स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। गेट फायर स्टोर यहाँ इंपोर्ट हो गया, और ये जो है कॉन्स्ट डीबी इज इक्वल टू गेट फायर स्टोर, ये हमने इनिशियलाइज भी कर दिया फायर स्टोर को यहाँ पे। देखो, तो ये देखो यहाँ पे डेटाबेस मैंने स्विच कर दिया टैब, तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं कलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, जब कलेक्शन क्रिएट करूँगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर सकता हूँ। अब हमारा डेटाबेस सेटअप हो गया, पूरा सेटअप भी हो गया और कॉन्फ़िगर भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है क्रिएट न्यू टास्क फंक्शनैलिटी। इसके लिए हमें उसी फायरबेस फायर स्टोर से दो मेथड्स और इंपोर्ट करने हैं। वो मेथड्स हैं कलेक्शन और ऐड डॉक। अभी कलेक्शन बेसिकली, अगर तुम्हें कोई कलेक्शन को रेफरेंस देना है, तुम्हें बताना है कि मैं टास्क कलेक्शन को की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें कलेक्शन यूज करना पड़ता है ये मेथड, और उसमें तुम टास्क एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हो। और ऐड डॉक डज व्हाट इट साउंड्स लाइक, इट एड्स अ डॉक्यूमेंट। तो नाम देखो बड़े ऑब्वियस होते हैं इसमें, तो मैं इन दोनों को इंपोर्ट कर दूंगा यहाँ पे। एंड फॉर्मेट, कलेक्शन और ऐड डॉक को मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब अगेन हम क्या चाहते हैं, जब ये खुला हुआ है, तो जब भी मैं कुछ टास्क एंटर करूं, और अभी मैं क्रिएट कर रहा हूं, कुछ हो नहीं है, क्लिक कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा, मैं चाहता हूं जैसे ही मैं क्लिक करूं इस बटन पे, तो ये ऐड हो जाए। तो मुझे इस बटन को पहले सेलेक्ट करना है, इस पे एक इवेंट लिस्नर लगाना है, और डिटेक्ट करना है क्लिक इवेंट को। तो मैं वही कर रहा हूँ, पहले मैं इस इनपुट और बटन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर उस पर एक इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ। ये पूरा जो कोड है, देखो ये इवेंट लिस्नर है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म है पूरा। ये फंक्शन जब भी क्लिक होगा, तो ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करा देते हैं, देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट। तो पहले जो इनपुट सारे बटन्स हैं, उसको मैंने ऐड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया इनपुट और टास्क बटन को, एंड देन इवेंट लिस्नर लगा दे रहा हूँ उस पर। मैंने सेव कर लिया, तो सर्वर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब मैं कोई टास्क क्रिएट करूंगा, ठीक है, ऐड टास्क। देखो यहां से तो हट गया, पर यहां कुछ शो नहीं हो रहा। देखते हैं सर्वर पे अपडेट हुआ है कि नहीं। तो मैं गया फायर स्टोर डेटाबेस में, और देखो एक अपने आप एक कलेक्शन बन गया टास्क, और उसमें एक डॉक्यूमेंट भी आ गया, विच इज दिस। उसका टास्क न्यू वन जो कि मैंने डाला था, उसका एक यूजर आईडी किसने क्रिएट किया, यानी मैं, डेट और कंप्लीटेड फॉल्स। देखो ये आ गया, पर अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ। उसका रीजन है कि हम अभी तक हमने अपना यूआई अपडेट ही नहीं किया। हम लोग ने बेसिकली क्या किया कि जो भी टास्क इनपुट था उसको ट्रिम किया, यानी इधर उधर से स्पेसेस हटाए, चेक किया कि एम्प्टी तो नहीं है, बेवजह तो नहीं क्लिक कर दिया। अगर एम्प्टी होगा तो वही अलर्ट कर देता कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी टास्क है, कुछ है ही नहीं। फिर हमने करंट यूजर को सेलेक्ट किया, ऑथ डॉट करंट यूजर, जो गेट ऑथ था, वहां से हम करंट यूजर ले सकते हैं। क्यों चाहिए यूजर, हमें यूजर की आईडी चाहिए, हर टास्क में किसने क्रिएट किया उसकी आईडी होगी। और फिर यूजर की आईडी, यूजर मिल गया हमें, हम इस ऐड डॉग को कॉल करेंगे। उसमें पहला जो पार्ट है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक सेकंड ध्यान तो समझ में आ जाए। पहला जो है, पहला पैरामीटर रेफरेंस ले रहा है, किस कलेक्शन की बात कर रहा हूं, वो रेफरेंस हमें मिलेगा कलेक्शन मेथड से। उसमें हम डेटाबेस जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है, डीबी वेरिएबल और
कलेक्शन का नाम पास करेंगे, तो ये जो मेथड है ये हमें रिटर्न करेगा टास्क कलेक्शन का रेफरेंस। ये रेफरेंस इन टर्न पास हो जाएगा एज द फर्स्ट पैरामीटर इन एड डॉक, और सेकंड पैरामीटर होगा ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है, टास्क का डेटा, टाइटल होगा टास्क टाइटल जो कि यहाँ है, कंप्लीटेड बाय डिफॉल्ट कंप्लीटेड नहीं है, क्रिएटेड एट तो अभी की डेट, एंड यूजर आईडी में जो हमने यूजर लिया उसकी आईडी। और जैसे ही ये ऐड कर लेगा वैसे ही इनपुट जो टास्क इनपुट था उसकी वैल्यू को एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। इसीलिए जब मैंने क्लिक किया तो कुछ 1 सेकंड बाद यहाँ पे एम्प्टी हो गया, तो एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। अगर ये चीज सही रन करी होती, अगर एरर आई होती तो यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक में कैच हो जाती और कंसोल पे प्रिंट हो जाता एरर। ठीक है, हमने क्रिएशन तो इंप्लीमेंट कर दिया बट हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। अभी ये वही जो 2 टास्क जो हमने हार्ड कोड किए हैं यहाँ पे, यही 2 डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मुझे इस पे ध्यान देना है। तो नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग टास्क। डिस्प्लेइंग टास्क के लिए हमें खाली एक मेथड चाहिए विच इज गेट डॉक्स। अगेन इट डज व्हाट इट साउंड्स लाइक, इट गेट्स द डॉक्यूमेंट्स। तो जस्ट मैंने कुछ गलत, कंट्रोल सी एंड गेट डॉक्स इंपोर्ट कर दिया हमने। इट फेचेस ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड कलेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, 1 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको पहले रन करा के देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कॉपी कर लिया, ये पूरा फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पेज का लगभग। डिस्प्ले टास्क क्या कर रहा है, सबसे पहले जो टास्क लिस्ट है यानी कि जो ये वाला सेक्शन है जो डिव है जिसके अंदर सारे टास्क है, इसको सबसे पहले वो एम्प्टी कर दे रहा है। इसको सेलेक्ट किया टास्क लिस्ट को, इस डिव को, और इसका जो भी इनर HTML है यानी ये सब, इसको उसने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, ये सब उसने डिलीट कर दिया। सबसे पहला काम ये करेगा डिस्प्ले टास्क। फिर अगेन इसने यूजर सेलेक्ट किया, ये हल्का सा फायरबेस स्पेसिफिक सिंटैक्स है। हम लोगों ने गेट डॉक्स को कॉल किया और उसमें हमें किसका डॉक्स चाहिए, हमें कलेक्शन टास्क कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हमने अगेन कलेक्शन मेथड यूज करके जो भी टास्क कलेक्शन का रेफरेंस है वो मिला और उसको पास हो गया गेट डॉक्स में। ये करने से जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इन द टास्क कलेक्शन हमें क्वेरी स्नैपशॉट वेरिएबल में मिल जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं फिल्टर करना, हमें तो सारे टास्क मिल जाएंगे जितने किसी भी यूजर ने क्रिएट किए होंगे हमें मिल जाएंगे। हम चाह रहे हैं हमें खाली वो टास्क दो जो करंट लॉग्ड इन यूजर ने क्रिएट किए हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स है, डॉट फिल्टर मेथड। हम क्वेरी स्नैपशॉट यानी इस पे और इसका जो डॉक्स प्रॉपर्टी है उस पे फिल्टर मेथड लगाएंगे और चेक करेंगे कि डॉक का जो यूजर आईडी है, डॉक के डेटा का जो यूजर आईडी है वो करंट यूजर का आईडी से अगर मैच करेगा तभी इस यूजर टास्क में वो टास्क आएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, आई नो, बस ये बेसिक फिल्टर मेथड है। क्या कर रहा है, अगर ये एक एरे है बेसिकली क्वेरी स्नैपशॉट और उसमें खूब सारे डॉक्यूमेंट्स है और हर डॉक्यूमेंट का एक यूजर आईडी है, ये चेक कर रहा है कि हर एक पे इटरेट करेगा, हर एक डॉक्यूमेंट पे इटरेट करेगा और चेक करेगा क्या इसका यूजर आईडी करंट यूजर से मैच कर रहा है। हाँ कर रहा है, तो इसको यूजर टास्क में डाल दो। नेक्स्ट वाले पे आओ, नहीं मैच कर रहा, इसको इग्नोर करो। इसका मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसको डाल दो। जिन जिन का यूजर आईडी करंट यूजर से मैच करेगा उसको यूजर टास्क में वो ऐड कर देगा। तो ये जो यूजर टास्क बचेगा ये फिल्टर्ड एरे है, ये खाली वो टास्क है जो मैंने क्रिएट किए हैं, जिस यूजर लॉग्ड इन उसने क्रिएट किए। फिर अब इस एरे पे हम एक फॉर ईच लूप लगाते हैं, ये लूपिंग का तरीका है जावास्क्रिप्ट में, ताकि हर एक पे इटरेट करे और हर एक टास्क जो भी है उसका हम पहले डेटा ले लेंगे। तो ये फॉर ईच का सिंटैक्स है, जब हर टास्क के लिए ये एक फंक्शन को कॉल करेगा और हर एक एलिमेंट को इस फंक्शन में पास कर देगा। तो समझ लो 10 टास्क हैं तो 10 बार ये रन करेगा और हर इटरेशन में जिस इटरेशन पे होगा उस नंबर के एलिमेंट को इसमें पास कर देगा। अब मुझे टास्क का डेटा चाहिए तो उस एलिमेंट डॉट डेटा से हमें डेटा मिल जाएगा और टास्क की आईडी डॉट आईडी से मिल जाएगी। अब हम चाह रहे हैं बेसिकली डिस्प्ले करना जितने टास्क हैं, तो हमें 10 टास्क है, 10 को डिस्प्ले करना है। यहाँ पे ये अगेन प्योर HTML एंड जावास्क्रिप्ट, इसका कोई कनेक्शन नहीं है फायरबेस से। हमने एक डिव क्रिएट किया, उसको एक क्लास लिस्ट दी, बेसिकली क्लास दी टास्क आइटम की, ताकि उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर दें। मैंने ये सब स्टाइलिंग CSS में डाल रखी है, तो इसलिए हमने उसको एक टास्क आइटम नाम की एक क्लास दी ताकि कुछ स्टाइल आ जाए, दिखने में अच्छा लगने लगे। और इसका जो हमने अभी डिव क्रिएट किया उसका इनर HTML हमने ये कर दिया।
एक इनपुट फील्ड है और एक पी टैग है, पैराग्राफ टैग है। इनपुट फील्ड में क्लास जो है वो ऑलरेडी है, इज कंप्लीटेड, और चेक बॉक्स जो है अगर कंप्लीटेड है तो चेक्ड होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और उसमें एक डेटा आईडी एट्रीब्यूट है जो टास्क, जो भी टास्क है उसकी आईडी स्टोर करे हुए है। फिर एक पी टैग है जो कुछ नहीं कर रहा, वो बस टास्क का जो भी कंटेंट है उसको, टास्क टाइटल है उसको डिस्प्ले कर रहा है। अगेन ये स्कोप से बाहर है इस सेक्शन के, ये प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का डॉम मैनिपुलेशन है। अगर कोई इसमें फंस रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन द डॉक्यूमेंट। सेकेंडली यू कैन गो थ्रू, मतलब इसको तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं गूगल पे, चैट जीपीटी पे, इट कैन इजिली एक्सप्लेन इट। और फिर जब ये टास्क आइटम क्रिएट हो गया, पूरा ये एक आइटम क्रिएट हो गया, तो इसको ये अपेंड कर देगा टास्क लिस्ट में, जो कि ये वाला डिव है, इस कंटेनर में अपेंड कर देगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं। हमने डिस्प्ले टास्क क्रिएट किया है, हमने कहीं कॉल नहीं किया है। हम कहाँ कॉल करेंगे? पहली बार कब कॉल करेंगे? जब पहली बार हम लॉग इन करेंगे, पहली बार हमारा टैब स्विच होगा और चेक करेगा कि यूजर लॉग इन है कि नहीं। जैसे ही लॉग इन होगा तो मैं डिस्प्ले टास्क को कॉल कर दूंगा। अगर सक्सेसफुल लॉग इन होगा तो डिस्प्ले टास्क को कॉल कर दूंगा। और दूसरी बार जब भी हम कोई क्रिएट करेंगे टास्क, तब हम, अगर सक्सेसफुल क्रिएशन हो गया तब हम यहाँ पे डिस्प्ले टास्क को कॉल कर देंगे। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, देन वील देखते हैं कोई डाउट है कि नहीं। अब देखो यहाँ से, देखो हट गया, 2 थे अब 1 हो गया। ये टास्क न्यू 1 जो अभी मैंने क्रिएट किया था, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखो 1 सेकंड के लिए 2 टास्क आते हैं, 1 सेकंड के लिए 2 टास्क आते हैं। और फिर वो ये ऑन स्टेट फंक्शन को चेक करता है लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर लॉग्ड इन है तो डिस्प्ले टास्क को कॉल कर देता है। डिस्प्ले टास्क जो दोनों टास्क थे उसको इरेज कर देता है यहाँ पे, और क्वेरी करता है डेटाबेस को, फायरस्टोर को, जितने टास्क है मुझे दे दो। जितने टास्क है वो लेता है, चेक करता है कि जो खाली करंट लॉग्ड इन यूजर के हैं उसके टास्क को एक्सट्रैक्ट करता है यूजर टास्क में, और हर टास्क पे इटरेट करके एक टास्क का आइटम बना के अपेंड कर देता है। ये पूरा प्रोसेस कर रहा है डिस्प्ले टास्क। अब मैं अगर कोई क्रिएट करूं नया टास्क, न्यू टास्क 2, तो उसने क्रिएट भी किया, फायरबेस में चला गया, और जब सक्सेसफुल क्रिएशन हो गया तो डिस्प्ले टास्क को कॉल कर दिया, और फिर से उसने सारे टास्क को इंपोर्ट किया और यहां पे डिस्प्ले कर दिया। इसलिए अब 2 टास्क हो गए। इतने में हमारा पूरा क्रिएशन एंड डिस्प्ले, सी एंड रीड ऑपरेशन, क्रिएट एंड रीड ऑपरेशन खत्म हो गया। अब बस एक ऑपरेशन बचा है, विच इज अपडेट। एंड आई होप इतने में सबको क्लियर है। थोड़ा सा लंबा हुआ सेशन, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर इतना क्लियर है तो प्लीज कुछ मैसेज कर दो। क्लियर है? ओके, कोई, अच्छा, आई, मुझे लग रहा है कि ओके, ये क्लियर है का रिस्पॉन्स है, नॉट दिस। तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइट लिख लेना यहाँ पे, मैं फिर से चार्ट रीड कर लूंगा। तो डिस्प्ले टास्क हो गया। अब लास्ट चीज बची है इस फंक्शनैलिटी को इनेबल करना कि जब मैं क्लिक करूं तो अपडेट हो जाए मेरा डेटाबेस, और यहाँ पे कंप्लीटेड, देखो 2 टास्क आ गए यहाँ पे जो कंप्लीटेड फील्ड है ये फॉल्स की जगह ट्रू हो जाए। अभी ऐसा नहीं है, अभी मैंने इवन तो चेक कर दिया पर ये कहीं सेव नहीं हुआ है। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो हट जाएगा। इसलिए अब मुझे क्या करना है कि ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, which is the last step implementing the feature to mark tasks as completed. इसके लिए हमें 2 मेथड्स इंपोर्ट करने हैं फ्रॉम द सेम URL, Firebase Firestore। एंड पहला है डॉक, जो रेफरेंस क्रिएट करता है किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पे। अभी हम कलेक्शन यूज कर रहे थे, अब हम डॉक यूज कर रहे हैं। कलेक्शन हमें टास्क कलेक्शन का रेफरेंस दे रहा था, अब हम डॉक यूज करेंगे जो किसी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देगा, उसकी आईडी से हम उसको रेफर कर सकते हैं। और अपडेट डॉक वही करता है जो साउंड कर रहा है, इट अपडेट्स द डॉक्यूमेंट। इतना सा कोड है बस। इसको
कॉपी करके एक्सप्लेन करता हूँ. सो डिस्प्ले टास्क इज हियर एंड ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दिया. क्या कर रहा है ये फंक्शन है अटैच चेकबॉक्स लिसनर्स. जब मैंने डिस्प्ले कर दिया पूरा, तो यहाँ जो चेक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे इनपुट जो क्रिएट किया है जिसका टाइप चेक बॉक्स है, जितने मैंने क्रिएट किए हैं हर एक चेक बॉक्स पे एक इवेंट लिसनर लगाओ. वही इवेंट लिसनर जैसा कि ये है इवेंट लिसनर. हम मैं भी मैन्युअली लगा रहे हैं, ये डायनामिकली लगाएगा. जितने क्रिएट कर दो हर पे लगा देगा. हम ये चाह रहे हैं कि हर पे लग जाए. तो पहले जितने चेक बॉक्सेस हैं हमें सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितने चेक बॉक्सेस हैं. तो उसके लिए फंक्शन होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जितने टास्क मतलब टास्क इज कंप्लीटेड चेक बॉक्स की क्लास है. जो भी इनपुट है उसके देखो क्लास है टास्क इज कंप्लीटेड. जितने ये इनपुट्स है उनको सेलेक्ट कर देगा, इस वेरिएबल में एज एन एरे स्टोर हो जाएंगे, और उस एरे पे इटरेट करेगा हर एलिमेंट पे, और हर एक एलिमेंट को हर इटरेशन पे इस फंक्शन को पास कर देगा. ये जो चेक बॉक्स वेरिएबल मेरा, ये किसी भी इटरेशन में उस इंडेक्स के चेक बॉक्स का रेफरेंस है. अब उसमें हम एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे चेंज का. चेंज का क्यों? क्योंकि अगर चेक मार्क से अनचेक भी हो सकता है और अनचेक से चेक भी कर सकते हो. तो दोनों सिचुएशन पे ये रन करेगा. और जब ये रन करेगा, जब भी ये इवेंट होगा तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है. ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी टास्क है उसके, ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक सिंटैक्स है, मैं इसमें कवर नहीं करूंगा बिकॉज टाइम देर हो रही है हम लोग को. एंड इवेंट, जो भी इवेंट लिसनर था, जो भी इवेंट हुआ था उसका हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है इवेंट ऑब्जेक्ट. उससे हम उसके जितने चिल्ड्रन एलिमेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं. और इनपुट चिल्ड्रन एलिमेंट का एक डेटा आईडी एट्रीब्यूट है जिसमें उसकी आईडी स्टोर्ड है. हमें बेसिकली वो आईडी चाहिए टास्क आईडी के नाम से. और अगर वो आईडी चेक्ड होगी तो उसके डॉट चेक्ड एट्रीब्यूट में ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. तो हमें टास्क आईडी मिल गई और उसका स्टेटस मिल गया. अब हम जो अब हमने फंक्शन इंपोर्ट किया अपडेट डॉक, उसको कॉल कर देंगे. पहला पैरामीटर होगा रेफरेंस. रेफरेंस क्या होगा, डेटाबेस जो हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया था वो किस कलेक्शन में है और उसकी आईडी क्या है. और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा हमें क्या चेंज करना है. हमें कंप्लीटेड फील्ड चेंज करनी है. जो भी वैल्यू इस चेक की, अगर इस चेक की वैल्यू ट्रू है तो कंप्लीटेड फील्ड ट्रू कर दो, अगर फॉल्स है तो कंप्लीटेड फील्ड फॉल्स कर दो. अगर कोई एरर आए तो ये पीस रन हो जाएगा. हमने इवेंट फंक्शन तो बना दिया, हमने कॉल नहीं किया. हम हर बार कॉल करेंगे जब जब डिस्प्ले टास्क रन हो रहा है. जितनी बार हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, इसे कहते हैं री रेंडरिंग, जितनी बार हम पेज को री रेंडर करेंगे हम चाहते हैं इसको कॉल करना, तो हम डिस्प्ले टास्क के एंड में इस फंक्शन को लगा दे रहे हैं. एंड विद दिस आई होप काम कर रहा होगा. रिफ्रेश कर दिया एंड ये अपडेट हो गया. सर्वर ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है. अब मैं टास्क न्यू 1 को चेक कर रहा हूँ. अब देखो टास्क न्यू 1 ट्रू हो गया, अभी तक ये फॉल्स था. अब अगर मैं रिफ्रेश भी करूंगा तो रिफ्रेश होने के बाद फिर से ये चेक्ड ही लोड हुआ, क्योंकि मैं डिस्प्ले करते वक्त ये चेक कर ले रहा हूँ कि कंप्लीटेड अगर ट्रू है तो चेक्ड रखो, अगर फॉल्स है तो अनचेक्ड रखो. इस हिसाब से हम जितने टास्क हैं उसको, अगेन ये पूरी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है चेक करने की और अनचेक करने की. दूसरा टास्क भी देखो मैंने चेक किया वो ट्रू हो गया. टास्क न्यू, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो रियल टाइम, अगेन रियल टाइम सिंक्रोनाइज्ड है हमारा क्लाइंट और सर्वर. और इसके साथ हमारा पूरा ऐप, द 3 फंक्शनैलिटीज ऑफ CRUD, क्रिएट रीड अपडेट, आर डन. अब एक थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क है, आई होप कि अगर आप लोग कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. यहाँ पे हर एक टास्क के बाद एक डिलीट बटन अगर ऐड कर सको, कि जब वो डिलीट बटन क्लिक हो तो दैट स्पेसिफिक टास्क गेट्स डिलीटेड. ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी. अगर ये कर लिया देन समझ लेना कि योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज डन अलोंग विद Firebase. इतना इज मोर देन इनफ. तो विद दिस हमारा पूरा सेशन का जितना कंटेंट है खत्म हो जाता है. मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर दूंगा एंड कोशिश करना इसको एक बार इम्प्लीमेंट करने की. कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन पिंग मी और एनी ऑफ द टेक लीड्स. बस विद दिस आई थिंक, कोई डाउट? कोई भी पूरी फंक्शनैलिटी में कोई डाउट जो हमने लास्ट में इवेंट लिसनर ऐड किया है?
ओनली डीबी ऑल्सो बीइंग यूज लाइक मोंगोडीबी, मैं समझ नहीं पाया बशर। हाँ, जो फायरबेस का डेटाबेस है, जो फायर स्टोर है, इट इज सिमिलर टू मोंगोडीबी बिकॉज मोंगोडीबी भी नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो अगर तुम ये कह रहे थे तो यस, इट इज सिमिलर टू मोंगोडीबी। उसमें भी जेसन के फॉर्मेट में, एक्चुअली उसका अलग फॉर्मेट था, बीसन होता है, बट तब भी सिमिलर टू जेसन। तो यस, अब आई होप इस सब से मुझे समझ में आ रहा है कि शायद कोई डाउट नहीं है। मैं इस डॉक को अलॉन्ग विद द फाइनल कोड शेयर कर दूंगा। तुम लोग इसको एटलीस्ट इसको तो एक बार रन करके देख ही लेना। तुम्हें बस लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड यस, आई होप समझ में आया होगा। इससे विद्या सेशन एंड किया जाए कि अभी कुछ बचा है? नहीं, हो गया है। और जितने भी लोग हैं सेशन में सब पोस्ट इवेंट फॉर्म भर देंगे। नीतीश Okay, कुछ so कहना before चाह रहे ending, I want to add something. Yeah. So first thing, please एक बार एक्सेस जरूर कर लेना, क्योंकि जो है एंड इवन विल हेल्प यू इन द गूगल सॉल्यूशन, तो यू गेट द हिंट। ओके, कि एक बार 5S चीज सीख लोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड एक्सरसाइज जो है मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि इट विल बी टेक मोर देन 15 to 20 minutes to run all this thing, because you have the code, you have the documents, all the things. ठीक है, एंड एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सीख जाओगे उस हिसाब से, बिकॉज जो डिलीटिंग फंक्शन है उसके लिए तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। एंड इवन जो हम भी सीखते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन देख के ही सीखते हैं, किसी को एक्चुअली पता नहीं होता है कि किस तरीके से करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंटेशन द प्रोवाइडेड बाय द गूगल और व्हाट्सएवर। ठीक, एंड लास्ट थिंग यही रहेगी कि जो तुम्हारे गूगल सॉल्यूशन है या फिर कुछ भी तुम्हारे हैकेथॉन वगैरह जो भी है, एंड इवन खुद के जो प्रोजेक्ट्स बनाना हो या फिर खुद का कोई ऐप बनाना हो, 5S विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लाइक बहुत से लोग होंगे जो AI/ML ही कर रहे होंगे, वेब डेवलपमेंट की तरफ नहीं होंगे, बट स्टिल उनको अपने प्रोजेक्ट शो करने के लिए वेब ऐप एक बनाना पड़ेगा। तो रेदर देन लर्निंग ऑल द वन स्टैक, इट विल बी वेरी सिंपल टू यूज द फायरबेस। ओके, आई होप यू विल लाइक डू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ ही लेना। आई थिंक इससे ज़्यादा डिटेल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जितना इसमें डिटेल ऐड की है। लिटरली हर एक फंक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। एंड हाँ, साहिल ने एक चीज़ पूछी थी, व्हाई डोंट ऑल कंपनी यूज फायरबेस? यार देखो, बेसिकली जो मुझे समझ में आया, जो इसका एक लिमिटेशन कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। मतलब अगर मैं कोई एपीआई डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो फीचर ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह से चाहूँ रिट्रीव कर सकता हूँ, जिस तरह से चाहूँ स्टोर कर सकता हूँ। बट इसमें जो मुझे मेथड्स मिले हुए हैं, ऐड डॉक, गेट डॉक, इसमें लिमिटेड हूँ। हो सकता है कि किसी और तरीके से ऐड करना चाहता हो कोई सर्विस, कोई बड़ी कंपनी, तो ये एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया है। 90-95% काम के लिए काम आ जाता है, बट अगेन हर सिनेरियो पे वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं है। तो हो सकता है स्पेसिफिक सिनेरियोज के हिसाब से लोग अलग सर्विसेज यूज करते हो। सेकेंडली, गूगल की सर्विस है फायरबेस, तो जो कुछ हो रहा है गूगल क्लाउड पे हो रहा है। तो व्हाई वुड सम अदर कंपनी वांट टू यूज गूगल क्लाउड, जब वो कोई और सर्विस हो सकता है यूज कर रही हो? बहुत सारी सर्विस है, हो सकता है उसका डेटाबेस किसी और सर्विस पे हो, AWS पे हो। तो उसके लिए बेहतर रहेगा ना कि वो डायरेक्टली AWS से कनेक्ट करते, रादर देन अपने डेटा को पहले गूगल क्लाउड में भेजे और फिर उससे करे। तो कई रीजंस है, काफी यूज भी करती हैं। इनफैक्ट बहुत फेमस एग्जांपल जो मुझे पता है, दिस नीट कोड, जो मैंने पता है, जिसमें मैं यूज भी कर रहा था। दिस, जितना मुझे पता है, दिस इज रिटन इन द बैकएंड ऑफ दिस इज रिटन इन फायरबेस। तो हाँ, बहुत सारी इंटरप्राइज लेवल और अच्छी कंपनीज भी यूज करती हैं, बट कई नहीं भी करती हैं। सिंपल रीजन जो मैंने बताया। ओके, सो आई थिंक विद दिस द सेशन इज ओवर। मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज इंप्लीमेंट करके देखना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पिंग ईदर मी और नीतीश। ओके, दैट्स इट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। होप कुछ समझ में आया आप लोग को।